महत्वपूर्ण बात होती है कि हम लोग उसे करने के लिए एक उदाहरण के रूप में मैं आप लोगों को से पूछता हूँ कि मान लिया कहीं आप गए, किसी मार्केट में चले गए और मार्केट में जाने के बाद में आप कोई रास्ता भूल जाते हैं, आपको कुछ समझता नहीं है, तब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? आप भूलते रहेंगे या कुछ पूछते रहेंगे? तो आप देखोगे कि आप कहीं भूल चुके हो, तो भूलने के बाद में यदि आपने पूछा नहीं रास्ते को कि रास्ता जो है मैं यहाँ यहाँ मुझे जाना है और यहाँ जाने के बाद में जो है मैं रास्ता भूल चुका हूँ, तो रास्ता भूलने के बाद में अब जो है मुझे यहीं रहना है, तो आप रास्ता को पूछेंगे नहीं। लेकिन आपको उसी स्थान पे यदि नहीं रहना है तो आप रास्ते को पूछेंगे, किसी न किसी से पूछेंगे। जो आपके इर्द गिर्द कोई व्यक्ति यदि दिख जाता है तो आप रास्तों को पूछेंगे कि भाई मुझे जो है यहाँ से यहाँ निकलना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या ये रास्ता कहाँ पर जाएगा, ये रास्ता बताइए कि ये कहाँ पर मुझे पहुंचा सकता है। तो आपका दिमाग जो उस समय काम करना शुरू कर देता है कि आपने भूलने के बाद, भटकने के बाद में आपने रास्तों को पूछकर जो है जानने की कोशिश की और आपको रास्ता भी पता हो गया और आप आराम से जो है वहां पे पहुंच जाते हैं। तो अक्सर यही देखा जाता है कि मनुष्य जो है जब वो सीखना चाहता है, तलाशना चाहता है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है उसकी खोज करना शुरू कर देगा। और जब खोज करना शुरू करेगा तो आप किसी से भी पूछेंगे, तो पूछने के बाद में आपको जो कुछ भी मिलेगा, तो बताने के बाद में जैसे उसने बताया कि ये रास्ता यहाँ से यहाँ जाएगा, तो आप उस रास्ते को अनुसरण करने लगते हैं। तो जैसे आपने रास्ते को अनुसरण कर लिया, तो पहले तो आप भूल चुके थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे जाना कहाँ है, ये किस जगह में फंस चुका हूँ। लेकिन जैसे ही रास्ता आपको पता हो जाएगा तो आप उस रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे, तो आप अपनी मंजिल तक जाकर पहुंच जाते हैं। लेकिन पहले ये हुआ था कि आपको रास्ता पूछना पड़ा। उसी तरह से हर काम के लिए है कि जो चीजें यदि समझ में नहीं आती हैं तो उसको पूछा जाए, उसको समझा जाए और उन चीजों को लिए तो ऑटोमेटिकली जो है वह चीजें आने लगती हैं। फिर एक और बात होती है कि कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो टाइम आप स्टेज कर देते हैं कि जो मुद्दे उन्हें दिए जाते हैं, तो मुद्दे देने के बाद में अक्सर ये होता है कि उन्हें बोलना, मान लिया जाए महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में है, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझने की कोशिश करें, या किसी शहर के बारे में उनको बोलने के लिए दिया गया। उदाहरण के लिए समझे कि दिल्ली के बारे में बोलने के लिए दिया गया है। अब वो दिल्ली के बारे में बोलने के लिए दिया गया, लेकिन वो दिल्ली के बारे में कम बातें करेंगे, लेकिन वो दूसरे शहर के बारे में ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं। तो इससे होता यह है कि वो बोलेंगे तो जरूर, लेकिन उससे टाइम जो है वो खराब होते रहता है। जो मुख्य रूप से जो जानकारी हमने जिस टॉपिक के बारे में देना चाहिए वो नहीं देते, और कई प्रकार की वह एक प्रकार से जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे समय में इन बातों को समझने की कोशिश करते रहना कि हमें जो है पर्टिकुलर उस जानकारी को लोगों के सामने बताने की कोशिश कराना, जिससे जो मुझे टॉपिक मिला है तो उसके बारे में भरपूर जो है वो माहिती या जानकारी हम लोग दे सकते हैं। अब वो जानकारी हम दे देंगे तो स्वाभाविक है कि उन्हें, सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा कि ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है, और ये प्राप्त जानकारी से उनके जीवन में और भी ज्ञान में इजाफा हो जाता है। तो इसी तरह से हमें कोशिश करनी है बार बार कि जो कुछ भी हम जानते नहीं है तो उसे जानने की कोशिश करें। इसके लिए कोई उम्र का कोई तकाजा नहीं है कि हमें इतनी उम्र में ये जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए। ये किसी भी उम्र में सीखने की जो प्रवृत्तियां हैं वो काम कर सकती है, और इसलिए सीखने के लिए जो उम्र होती है वो किसी भी प्रकार की नहीं होती। इसलिए आपने अंतिम समय तक भी देखा होगा कि बहुत बार बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन का हम एक आदर्श लेते हुए उन्हें मानते हैं। तो आपने ये अक्सर देखने की कोशिश की होगी कि वे जो हैं कई बार आपने देखा हो कि घर में बहुत बड़ी संकट आ गया, फिर भी वो अपनी अटैची उठाकर पढ़ाई करने के लिए विदेश में जाते हैं और वहां से पढ़कर भी आते हैं। तो अक्सर ये आपने देखा होगा उनके बारे में। और जब उनका परिनिर्वाण हुआ तब भी उन्होंने उस रात में प्रस्तावना लिखी, बुद्ध एंड धम्मा की, और किताब भी लिखते रहे, ज्ञान भी अर्जित करते रहे। तो एक प्रकार से देखा जाए तो उम्र के लिए कोई भी, पढ़ने के लिए और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, बशर्ते वो हमें इंटरेस्ट आना चाहिए उस काम के लिए और वो ज्ञान हासिल करते रहना चाहिए। ये एक खास महत्वपूर्ण बातें रहती है। लेकिन अक्सर ये होता है कि हमें क्या करना है, अभी तो हमारा जीवन व्यतीत हो गया, किसी के बच्चे हो गए, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे के बच्चे हो गए,
तो हम अक्सर ये होता है कि हम अपने जीवन में थोड़ा लेजीनेस लाने की कोशिश करते रहते हैं, हम अपने ही माध्यम से, कि अभी हमें क्या करना है, अभी हमारा तो जीवन बीत चुका है, अब हमारे बच्चों का जीवन है, वो देखते बैठेंगे। लेकिन हर आदमी का एक जीवन होता है, जो आपके यदि बच्चे भी होंगे उनका भी अपना जीवन है, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए या नॉलेज इकट्ठा करने के लिए कोई भी उम्र का संबंध नहीं है। अपने बच्चों को या उनको जो है अपना काम करने दीजिए, और हम अपने ज्ञान को अर्जित करने के लिए या पढ़ना लिखने के लिए हमें अपना समय निकालना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। और वह ज्ञान जो है, एक बातें जो होती है वो कई बातें सिखा देती है। जैसे आपने देखा हो कि यदि मान लिया जाए हमने एक लाइन पढ़ी है या एक किताब हमने पढ़ी है, तो वो एक किताब का ज्ञान जो है वो सिर्फ एक किताब तक ही मर्यादित नहीं रहता, बल्कि उसके माध्यम से कई चीजों का सकारात्मक परिणाम जो है वो हमारे ऊपर में आते रहता है। तो अध्ययन, अरे जिसे हम लर्निंग प्रोसेस कहते हैं, सीखने की प्रोसेस कहते हैं, ये एक ऐसी चीजें होती है जो कई दिनों तक आपको आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए ज्ञान आपकी सहायता करते रहेगा, और उसी के माध्यम से कई चीजें भी उत्पन्न होती रहती है। वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस है कि आपने एक चीज की है तो उसके माध्यम से दूसरी चीजें ऑटोमेटिकली वह बढ़ने लगती हैं। और इसलिए पढ़ना लिखना जो कहा गया है सावित्रीबाई फुले के द्वारा या ज्योतिबा फुले के द्वारा या तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा या बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा, वो ऐसा ही नहीं कहा गया, क्योंकि वे जानते हैं कि पढ़ना लिखना सीखना ये कोई साधारण काम नहीं है। ये जीवन के अंतिम क्षण तक इसको हम लोग जीवन काल में ले सकते हैं, और लेकर जो है अपने जीवन काल में उन बातों को उतारा जा सकता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इससे कई प्रकार के फायदे जो है वो मनुष्य के जीवन काल में होते रहते हैं, और इसलिए जी नहीं चुराना चाहिए, बल्कि इस काम में लगने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये मनुष्य का जीवन है। ये हम जो जीवन जी रहे, ये पशु पक्षियों का जीवन नहीं है। पशु पक्षियों को पढ़ने की या कुछ सीखने की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मनुष्य है तो मनुष्य को जीवन काल में बहुत सारी चीजों को करने के लिए सीखने की और पढ़ने की और जानने की एक प्रकार से क्षमताएं तो है ही है, लेकिन उसे प्रोत्साहित करने के लिए या उसे आगे बढ़ाए रखने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। तो प्रयास करना हम ना भूले, और कोई आदमी ऐसा नहीं है जो अपने बातों को लोगों के सामने नहीं रख सकता या नहीं कह सकता है। शुरुआती दौर पे थोड़ा डर तो बना रहता है, वो कोई भी हो, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है एक बार बोलने की हिम्मत हो गई और 10 से 15 मिनट 1 घंटा हमने बोल दिया, उसको पार कर दिया, तो एक बार हमने पार कर दिया मतलब पास कर दिया। तो जब एक बार हम पास कर देते तो एक प्रकार से हिम्मत आ जाती है कि हम जो है इस काम को कर लेते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बातें हैं, और इसलिए हमने इन बातों को करने की कोशिश करते रहना चाहिए। मैंने कई बार ये बात बताई है कि यदि हमको सबके सामने आना हो तो पहले खुद अपने एक कमरे के अंदर ही किसी कमरे में जब आप अकेले होते हैं तो आप उसमें अपनी बातों को बिंदास बोलते रहिए अकेले ही, तो आप ऑटोमेटिकली जब जनता के सामने आएंगे तो वही बातें अच्छी तरह से कह सकते हैं। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, और आप अपने इस ज्ञान को लेते रहिए और समझते रहिए। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने और जो हमारे महापुरुष होकर गए, उन्होंने बहुत जिम्मेदारी छोड़ी है करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही रात दिन मेहनत करके यहाँ तक इन सब चीजों को ले आए। लेकिन अभी हम लोगों को ये बातों के लिए रुकना नहीं है कि जैसा होता है वैसा होने दीजिए, बल्कि हमें सक्षम बनना है, हमें सशक्त बनना है, ताकि कोई भी जो है हमें अन्य अत्याचार करने के लिए आगे ना बढ़ सके। तो हमने इतनी सक्षमता लानी चाहिए, और अपने ज्ञान को भी पक्का और मजबूत बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं। तो मनुष्य के नाते होने के नाते हमें इस बातों पर जोर देते रहना चाहिए। और ज्ञान जो है वो बांटने से हमेशा बढ़ता है, वो कम नहीं होता। ज्ञान की ऐसी एक प्रकार से उसकी एक गुण है, उसकी प्रकृति है कि वह जो है वो बांटने से बढ़ता है, न कि कम होता है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने कि ये चीज हमेशा वो कोशिश नहीं करते उन्हें आगे बढ़ाने की, लेकिन ज्ञान जो है वो हमेशा बढ़ने वाली चीजें है, घटने वाली कोई भी चीजें नहीं है। और इसलिए हमें इस ज्ञान को हमेशा बढ़ा के रखना चाहिए, उसका प्रचार और प्रसार करने पर जोर देना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और यही एक चीज है, और जो पहले से महिलाएं पीछे रही है
वो कहीं पीछे न रह जाए। 21वीं सदी के ज़माने में अभी 20 साल गए हुए, 80 साल और बाकी है ये 21वीं सदी के ज़माने के। तो 21वीं सदी में 80 साल में एक बड़ा काम हो सकता है और इसलिए 21वीं सदी में महिलाओं ने बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना चाहिए। उन्होंने सामने आकर एक अपना एक बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने आना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है और इन बातों को हमने आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। और यही हमारी धारणा रही है कि हम लोग जो है जो कुछ पहले से बोलते नहीं आ रहे हैं या बोल नहीं पाते या उनके मन में कभी डर बना रहता है या उन्हें अवसर नहीं मिलता, तो हम लोग सबको अवसर प्रदान करने की कोशिश करेंगे। बशर्ते आप लोगों का भी हिम्मत चाहिए और आपने खुद कहना चाहिए कि मैं इस संडे में बोलूंगी या बोलना चाहती हूँ, तो हमें और भी ज्यादा खुशी होगी कि कम से कम आप लोग अपने से खुद से होकर जो है ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो चाहे वो मन संचालन हो, चाहे फिर वह बोलने की बातें हो, तो किसी भी प्रकार से जो है वो हमें सामने आकर एक जिम्मेदारी को करने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। यानी नहीं बोलने का, ये नहीं कर सकते, ये बातें हमारे लिए नकारात्मक हैं, लेकिन कर सकते हैं ये बातें हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक हैं और इस सकारात्मक बाजू को हमने आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहना चाहिए। और जब हम कोशिश कर देते हैं तो न बोलने वाला आदमी भी बोलकर दिखाने की क्षमता रख सकता है और अच्छा बोल सकता है। मैंने कई लोगों को देखा है, वे अक्सर ऐसा ही कहते हैं और बाद में जब उनको समझ में आ जाता है और हिम्मत आ जाती है, बार बार बोलने लगते हैं, तो वो फिर बाद में कहते कि हमारा ही नंबर होना चाहिए हर प्रोग्राम में, वो कोई भी प्रोग्राम ना हो जिसमें मेरा नंबर ना लगे। तो ये बात होती है, तो ये हमें खुशी की बात है कि हम कम से कम इतनी अपनी प्रतिभाओं को, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमें ध्यान इस ओर में देने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक 17 साल की सावित्री जब वो समाज को पढ़ाने के लिए आगे आ सकती है, तो आप लोग सभी लोग 17 साल की उम्र से भी आगे हैं। आपको भी किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहना चाहिए और ये डर नहीं होना चाहिए कि हम नहीं बोल पाते हैं, सब बोल सकते हैं। ये मेरा ऐसा अनुभव भी है और मैं इस बात का आप लोगों के सामने भी कहता हूँ कि जिन लोगों ने आज तक यदि माइक भी नहीं पकड़ा होगा, लेकिन हम लोग एक उम्मीद के साथ इस बात को कह सकते कि वे भी माइक पर अच्छी तरह से अपनी बातों को रख सकेंगे। ऐसा समय आएगा और वे अपने आप को तैयार भी कर लेंगे। तो ये बात हमें समझनी है और उतनी क्षमता के साथ में महिला आंदोलन को आगे बढ़ाने की हमें कोशिश करनी है। यदि हमने ये पूरी तरह से करने की कोशिश की, तो एक समय आएगा कि महिलाएं ये सब कुछ अपने जीवन काल में, जिस तरह से पहले से वो अधिकारों को उनके जीवन में अधिकारों को हटाया गया था, वे अधिकार उन्हें मिलेंगे और सक्षम होंगे। तो स्वाभाविक है कि उन्हें देना ही होगा। तो ये काम हमें करना है और इसलिए आप सब लोगों ने अपनी इच्छाओं को और भी प्रबल बनाना है। तो यही मेरी आज के आप लोगों से कहना है अंतिमतः कि हम और भी आगे बढ़े, सशक्त बने और सशक्त बनकर अपने महिला होने का एक गौरव जो प्राप्त हुआ है उसे हमें साकार करने की तरफ में लेकर जाए। और यही उम्मीद मैं आप लोगों से रखता हूँ कि हमें खुद होकर जो है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होना चाहिए और इतना हमने सक्षम बनाना चाहिए। आज तीनों महिला वक्ताओं ने बड़ी अच्छी तरह से बातों को रखा है, उन सभी लोगों का अभिनंदन। और आज के इस कार्यक्रम में माननीय धनवीर राजवर्धन जी ने भी संचालन की अच्छी भूमिका निभाई है, इनका भी अभिनंदन। और जो लोग इस कार्यक्रम में सहभागी हुए लगातार, वे लोग 1.5 घंटे से या 1.25 घंटे से बातों को सुन रहे हैं, वे सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। वे निश्चित ही इस कार्यक्रम के सहभागी बने, तो उनके प्रति मंगल कामना है कि आप दीर्घायु सुखी बने। तो यही आज अपने शब्दों को मैं यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। बहुत शुभ मंगल। जी आपका साधुवाद मैं करता हूँ। आपने महापुरुषों के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इनके जीवन पर, उनके कार्य पर जो विस्तृत रूप से आपने प्रकाश डाला, ही विचार दिए हैं। परंतु इस महिला सशक्तिकरण संघ में और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी लोगों का जो हौसला बढ़ाने का, जो मन में जो भय है, उस भय को दूर करने के लिए जो आपने हिम्मत दी है, और मुझे निश्चित रूप से इन लोगों से मैं आशा करूंगा कि इनका जो मन का भय निश्चित दूर हुआ होगा। आपने कह दिया है कि आगे चलकर
आप जो बात करने का मन में भय है वो भय दूर हो जाएगा और वो उनकी हिम्मत बढ़ी हुई है। तो निश्चित रूप से हमारे बीच में से ही एक कार्यकर्ता, अनेक कार्यकर्ता उभर कर सामने आएंगे। ये आपने बड़े विस्तृत रूप से हम लोगों को आपने अवगत कराया। हर इंसान में कुछ क्वालिटी गुण होते हैं, उस गुण को अगर भय निकाल दिया जाए तो वो गुण अपने आप अपने अच्छी तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये आपने हमें हिम्मत दी है, आपका इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और हमारे बीच में इस कार्यक्रम में जुड़े हुए कुसाटे सर है, उनको मैं विनंती करता हूँ कि इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में वोट ऑफ थैंक्स का भी वो रोल अपना अदा करेंगे। कुसाटे सर। हेलो। हाँ, आ रहे हाँ आप। सर, सभी उपस्थित उपासक और उपासिका, आदरणीय बनते डॉक्टर चंद्रकीर्ति, इनके मार्गदर्शन के अंदर में जो महिलाएं अच्छी डेवलप हो रही है और उनका गए 2-3 हफ्ते से जो उनको चांस दिया जाता कि विविध अपने जो महिला सामाजिक नेता, आदर्श पुरुष इसके ऊपर और बौद्ध धर्म के ऊपर अपनी जो ये है बातें बताए। इसके लिए जो जो लोग आज के सेमिनार में विभिन्न जिन्होंने यहाँ पे अपना जो संभाषण रखा, उसके लिए मैं उनका सबका आभारी हूँ। मैं थोड़ा लेट आ गया क्योंकि बुद्ध विहार मैत्री संघ के एक कार्यकर्ता बातू शहारे करके है पूर्व नागपुर के, उनका निधन होने की वजह से मैं थोड़ा लेट आने की वजह से ये अटेंड नहीं कर पाया। लेकिन माननीय गणवीर वानखेड़े साहब, इन्होंने बहुत अच्छा संचालन किया और सभी वक्ताओं ने इसमें अपनी जो बातें रखी वो समाज को और उनको खुद को डेवलप होने के लिए और प्रेरित करेगी। वैसे ही आदरणीय मंत्री जी, इनके पूरे मार्गदर्शन में जो अपना पूरा ये सेमिनार चालू है, वेबिनार चालू है, इससे पूरे लोग अच्छे नॉलेजेबल हो रहे हैं और इसलिए मैं आदरणीय भंते जी का आभार मानता हूँ और मेरे आभार के 2 शब्द समाप्त करता हूँ। गणवीर सर। हाँ सर, हाँ सर बोलिए। हाँ, हो गया। हाँ ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू पुरसाटे सर, आपने अच्छा अपना वोट ऑफ थैंक्स का जो कार्य हमने दिए है उसको सही और अच्छे से निभाया है। हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। मैं पूजनीय बनते चंद्रकीर्ति जी को विनंती करता हूँ कि हमें जो गाथा है, गाथा के माध्यम से ही धर्म पालन गाथा, धम्म पालन गाथा हमारी जो कार्यक्रम के अंतिम में ली जाती है और कार्यक्रम की समाप्ति हो जाती है। तो इस उपलक्ष्य में धम्म पालन गाथा से हमें कार्यक्रम की समाप्ति के लिए ले चले। एतं बुद्धानशासनं धम्मं चारे सुचरितं नतं दुचरितं चारे धम्मचारे सुखं सेति अस्मिन् लोके परं निज नतावता धर्मधरो यावता बहुभासति यो च पम्पे सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सर्वे धर्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नति मे शरणं गय्यं बुद्धो मे शरणं वरं
एतेन सच्चवचेन होति ते जयमङ्गलं नाति मे शरणं गय्यं धम्मो मे शरणं एतेन सच्चवचेन होति ते जयमङ्गलं नाति मे शरणं गय्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होति ते जयमङ्गलं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु। वंदामी भंते जी। सुखियो वंदामी बंदे। सुखियो सगळ्यांना प्रेम जय भीम। जय भीम। वंदामी भंते जी। सुखियो।